हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, सीटेट का जो पेपर पहले ऑफलाइन होता था, फिर बीच में जब से कोविड महामारी आई तब से ऑनलाइन हुआ 2 वर्षों के अंतर्गत। लेकिन अब 2023 जुलाई में जो सीटेट का पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा। तो उसी के समकक्ष में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। पेपर 1 का सीडीपी जो होता है वही। तो उसी के समकक्ष में आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। ऑप्शन सी लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन डी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए, जो ऑप्शन ए है लिखा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अभी देखिए, जेंडर स्टेरियोटाइप क्यों है? क्योंकि यह किसी एक पक्ष में क्या बताया जा रहा है कि पहले से निर्धारित किया जा चुका है कि लड़के रोते नहीं हैं, जो रोने का काम है वो लड़कियों का होता है। इसलिए यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी नहीं हुआ क्योंकि यह चुनौती नहीं दे रहा है, इसलिए यह ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ऑप्शन सी भी नहीं हुआ क्योंकि ये जेंडर बायस को क्या कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब ये देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर कम बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर क्या बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पर वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, यानी डिमोटिवेटेड टू चिल्ड्रेन। तो देखिए, जब भी यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चों को बताया जा रहा है कि ये क्या, कहाँ, कैसा आया, तो यहाँ डिमोटिवेशन का कहाँ से कुछ आ गया, डिमोटिवेटेड कैसे आ गया? तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं। अधिगम के लिए पाड़ यानी आधारभूत ढांचे का काम करता है। देखिए, जहाँ भी स्कैफ फोल्डिंग की बात होती है तो वहाँ पर ना बच्चों को कुछ सहारा दिया जा रहा है, यहाँ ऐसी कोई टेम्प्रोरी हेल्प नहीं हो रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या रॉन्ग होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट विड्रॉ, तो ये हमें कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप बोल सकते हैं विड्रॉ टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट प्रत्याहार निकास से प्रवृत्ति पैदा करेगी। ये भी सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब अगले को ऑप्शन है अधिगम में प्रक्रिया में अर्थहीन है, तो ये भी गलत है क्योंकि अर्थहीन नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? ऑप्शन ए विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जहाँ भी सोशलाइजेशन चीज़ आता है तो सोशलाइजेशन यह दर्शाता है कि सोशलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, जनरली सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जहाँ भी प्राइमरी लिखा होगा तो प्राइमरी में फैमिली आता है, बाकी फैमिली को छोड़कर जितने भी एजेंट होते हैं वो सब सेकेंडरी में जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सही है। फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन। अभी मैंने बात कही आपको, तो जहाँ भी फैमिली लिखा रहेगा फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, ये देखिए लिखा है इसमें विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नहीं, विद्यालय नहीं होता है, स्कूल सेकेंडरी होता है, इसलिए ये क्या है आपका रॉन्ग होगा। अगला पीयर एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये भी गलत है आपका, ठीक है, ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। चलिए, अब अगले पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस किन्होंने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है।
अब इसमें क्या, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप बुद्धि अलग अलग होती है, आप कैसे भी माप सकते हैं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ये गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने 8 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस को बताया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में आता है? तो ये नैतिक विकास के प्री ऑपरेशनल में आता है, ठीक है। और इन्होंने कितने 3 लेवल दिए हैं और 6 इनके स्टेजेस हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की के जो उनका थ्योरी है उसका ही नाम है सोशियो कल्चर। तो सीधी सी बात है, वो कल्चरल टूल जो है उस पर क्या करेगा, बल देगा यानी जोर देगा, बाकी ये सब चीज़ें बेकार है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किसमें बताया है? तो उन्होंने स्कीमा की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप सबसे पहले ना उसके जो क्वेश्चन दिया है उसके कोर को पकड़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल टूल है ये उसमें आता है, इन्होंने नहीं दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है, और स्टिमुलस रिस्पांस इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। और विकास ZPD जो हाँ आता है, वहाँ अभी आए थे आपके इसके पहले, इन्होंने लेव वाइगोस्की ने दिया है ZPD। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का मुख्य गुण क्या होता है प्री ऑपरेशनल में? तो देखिए, सबसे पहले बात तो हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग होगा नहीं, क्योंकि ये चौथे स्टेज में आता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए, संरक्षण और ये कंजर्वेशन में आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए, अमूर्त सोच, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं आता है, कंक्रीट में आता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, विचार सोच की केंद्रीकरण, यानी वो पलटा भी नहीं कर सकता, इसलिए ये सही है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। आपका क्या कहना है, सभी के लिए समान होती है? ऐसा होता तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। विकास केवल विद्यार्थियों में होने वाली अधिगम की ही हो सकता है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगला, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, नहीं, विकास लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी ये भी कथन गलत है। विकास बहुआयामी, हाँ ये सही है, क्योंकि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। आप क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका होता है SPCF, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगले आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे देखा जाना चाहिए इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो आपको पहला नंबर पर ऑप्शन नंबर है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, कभी भी बाधा को नहीं लेना है हमें, तो ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है, क्योंकि भाई अध्यापक तो सफलता के लिए होता है ना। योग्यता आधारित समूह, देखिए कभी भी ना वो एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं बनाना है, ये निगेटिव थिंकिंग है। अब देखिए, अध्यापक अब प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परियोजना में काम करते हैं, यानी इसको एज ए रिसोर्स लेना है, यानी ये ऑप्शन क्या आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, किस पर, यानी बल किस पर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों पर, या समरूपी निर्देशन पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव? ये तो सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग, इसको हटाइए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर, ये बिल्कुल सही है, जहाँ भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, बात की जाए, वो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए, यानी अकॉर्डिंग टू राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो रिटायर्ड चिल्ड्रन का, स्टूडेंट का नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। विकलांग छात्र नहीं किया जाता, ये हम पहले करते थे, ये भी गलत है। छात्रों के लिए हाँ फिजिकल डिसेबिलिटी का यूज किया जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, यूज मल्टीपल विजुअल ऑडियो, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सॉरी मैंने आपसे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। तो क्या नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, ये तो ऑप्शन सही है।
शिक्षा उपागमों का प्रयोग ये भी करना चाहिए, पेडागोजिकल अप्रोच, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान ये भी बनाने चाहिए। हाँ, लेकिन ये जटिल नहीं प्रक्रिया, क्योंकि जटिल प्रक्रिया हो जाएगी तो जो बच्चे हैं वो कहाँ सीख पाएंगे, तो इसलिए गलत है, इसीलिए ऑप्शन क्या है, सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जहाँ भी क्रिएटिविटी आए तो क्रिएटिविटी का किसी संबंध होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करनी हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर ए विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं बातचीत करनी चाहिए, ऑप्शन गलत है आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं हम, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादिता को मजबूत करे, ये भी गलत है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये सही है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए अटल प्रक्रिया तो नहीं कुछ होता है। सबसे पहली बात तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, डर की भावना नहीं पैदा करनी है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल लेकर, नहीं, ये भी गलत है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर हम उसकी समस्या समाधान को सही कर सकते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, बच्चों को डर देकर, भाई डर से तो कभी कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डर से कुछ नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीणता अभिमुखता लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग मास्टर ओरिएंटेड गोल, ये भी उतना कुछ सही नहीं है। यंत्रवत याद कराने पर जोर देकर, ये भी गलत है। देखिए हाँ, बच्चों को आसान काम कुछ हद तक ये सही होता, लेकिन ना मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर हम उन पर क्या करेंगे, अधिगम की अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, शर्मिंदगी का संज्ञान से क्या संबंध है, नहीं संबंध है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए ये तो सही है कि जो लड़का शर्मिंदगी यानी शेम करेगा वो कहाँ से किसी के सामने अपनी बातों को रख पाएगा, इसलिए ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है, विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नकल और दोहराना। तो देखिए विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना, ये क्या है, रॉन्ग है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये तो ना पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि जब बच्चे एक दूसरे के बीच खोजेंगे कि क्या उन ये सिमिलरिटीज़ हैं तो उससे उनका विकास होगा। नकल और दोहराव करना, ये तो निगेटिव ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, नहीं, ये तो बहुत ही निहायत ही निगेटिव थिंकिंग है। त्रुटियों की समझ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होती है, हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है। त्रुटियां जब होती हैं तभी तो बच्चा सीखता है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों वाले छात्रों से अलग कर सकती नहीं, बच्चों को कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर नहीं, ये भी गलत आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइए, जब बच्चों को डिफरेंट वे से हम उनको देंगे तो ना तो कहाँ से वो ग्रहण कर पाएंगे, यानी उनमें सिमिलरिटीज़ कहाँ मिला पाएंगे, वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, भाई जब उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम कोई चीज़ बताएंगे तो अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अब देखिए अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, यानी बेस्ट स्टडीज टू लर्निंग, यानी कौन सा ऐसा वे है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चा सीख सकता है। देखिए उच्च जहाँ भय होगा वहाँ तो बच्चा सीखेगा नहीं, तो ऐसे ही निगेटिव हो गया, उच्च भय निगेटिव हो गया, इसको हटाइए। कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, जहाँ उसको उत्तेजना ही नहीं है, उत्सुकता ही नहीं है कुछ सीखने की, वहाँ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए, तो बच्चा सीखेगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विकास विचार पर सुझाव देते हैं कि ज्ञान की संरचना में जो अधिगम का कंस्ट्रक्टिव वे है वो क्या बताता है आपको, कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है अधिगम में, नहीं, ज्ञान की संरचना में बिल्कुल भूमिका होती है बच्चों की। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत बात है, नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ एक्टिव रोल उसमें वो करते हैं, यानी जहाँ भी बच्चे एक्टिव रोल निभाते हैं तो ये सही है। और ऐसा अपने पियाजे जी भी कहते हैं कि चाइल्ड एज ए लिटिल साइंटिस्ट,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड। देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि योग्यता अटल होती है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी गलत है, गलत है। एबिलिटी सुसाध्य यानी हम सुधार सकते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करते हैं, सहायक है? कॉम्पिटेटिव, जहाँ भी प्रतिस्पर्धा की बात आती है ये गलत है, क्योंकि हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं कराना है, ये भी गलत है, क्योंकि एनसीएफ जो होता है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड। बारंबारता परीक्षा, बार बार परीक्षा भी नहीं लेना है, ये भी गलत है। हाँ, ये इंक्वायरी एंड डायलॉग्स ये सही है, क्योंकि बच्चे इसमें सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? ले वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस पर व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? तो ये आपका डायरेक्टली ले वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन है, जहाँ भी प्राइवेट स्पीच जो बच्चे देते हैं वो क्या सेल्फ रेगुलेशन के लिए देते हैं। ठीक है, जन्म से 3 वर्ष तक होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों का विभाजन कर देंगे, कभी भी ना सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा बच्चों को। विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं को पहचानना, हाँ ये तो सही है, उनकी विद्यार्थियों को पहचानना चाहिए कुछ हद तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक हेतु उच्चतम स्तर वाले विद्यार्थियों को पहचान, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पॉजिटिव है, ये सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? यानी उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? केवल आनुवंशिकता पर वो निर्भर करती है, नहीं गलत है। केवल आनुवंशिकता नहीं, ना ही केवल पर्यावरण हो सकता, ऑप्शन बी भी गलत। ना आनुवंशिकता भाई दोनों नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए जो डेवलपमेंट होता है उनमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल होती है, वो उनके हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर बराबर रोल करती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, आज हमने 2021 का प्रीवियस ईयर किया है, अब हम अगले वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर करेंगे और यहाँ पर बस प्रीवियस ईयर होंगी। तो आप सभी लोग प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।